राधिका की ट्रेन आज बहुत लेट हो गई थी। आज वो 15 दिन बाद अपने मायके से लौट रही थी। हालांकि लौटना तो उसे 1 महीने बाद था, पर परी अपने पापा के पास जाने की जिद करने लगी और राधिका को भी उसके बिना मन नहीं लग रहा था, इसीलिए पहले ही लौट गई। ट्रेन से उतरकर उसने टैक्सी की। हालांकि बहुत रात हो जाने की वजह से उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। ट्रेन लेट होने की वजह से एक बार को उसका मन हुआ कि देवेंद्र को फ़ोन करके स्टेशन पर बुला ले, पर फिर नहीं किया, क्योंकि एक तो वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी और दूसरी बात कि देवेंद्र को फिर से उसे सुनाने का मौका मिल जाता कि वो कमज़ोर है और वो उसे ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहती थी। राधिका एक सिंपल सी घरेलू लड़की थी। ऐसा नहीं था कि वो कुछ कर नहीं सकती थी, बस उसे अपना घर और परिवार संभालने में खुशी मिलती थी। पहनावे में भी भारतीय परिधान ही उसे पसंद थे और वो उस पर फबते भी बहुत थे। आंखों में काजल और हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, माथे पर बिंदी और पैरों में पायल पहन वो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति दिखती। अपने पहनावे की तरह स्वभाव से भी बहुत ही शांत और सिंपल लड़की थी। किसी पर भी तुरंत भरोसा करना और किसी को अनजाने में भी आहत ना करना उसके स्वाभाविक गुण या अवगुण जो भी कह लीजिए उसमें विद्यमान थे। हालांकि कभी कभी देवेंद्र की फरमाइश पर वो वेस्टर्न ड्रेस पहन लेती थी, जबकि उसे वेस्टर्न ड्रेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, पर देवेंद्र की खुशी उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। इसीलिए जब भी उसके साथ कहीं जाती तो उसी हिसाब से तैयार होती। देवेंद्र को हमेशा से ही मॉडर्न लुक पसंद था, इसीलिए वो कई बार राधिका को कहता और राधिका भी उसके कहे का मान रखती, पर वेस्टर्न कपड़ों में भी वो दे अघाड़ू कपड़े से दूर रहती। नन्ही परी उसकी गोद में उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी। टैक्सी में बैठने से पहले उसने सुरक्षा की दृष्टि से उसने टैक्सी ड्राइवर की इजाज़त से ही उसकी एक फ़ोटो ली और टैक्सी नंबर अपने भाई को भेज दिया और अपना जीपीएस ऑन करके अपनी लोकेशन भी सेंड कर दी। वो कितनी भी कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के भाव उसके चेहरे से नजर आ रहे थे। डरती कैसे नहीं, एक तो औरत और उस पर से उसकी नन्ही बच्ची परी भी थी उसके साथ। टैक्सी ड्राइवर की नज़र बार बार रियर व्यू मिरर से राधिका को देख रही थी। आखिर जब उससे रहा नहीं गया तो बोल ही उठा, बहन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मेरे घर में भी माँ बहनी है। जब तक आप मेरे साथ हो आपको कुछ नहीं होगा, आपको सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है, अपने भाई पर भरोसा रखें। ड्राइवर की बात सुन राधिका ने झिझकते हुए कहा, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो घर पर सब गुस्सा करते हैं, इसीलिए सारी डिटेल भेजनी पड़ती है, आप बुरा मत मानो। नहीं बहन मैं बुरा नहीं मान रहा, आपने बिल्कुल ठीक किया। आजकल के समय में अपनी सुरक्षा देखना कोई बुरी बात नहीं, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। बातों बातों में रास्ता कब कट गया पता भी नहीं चला। राधिका का घर आ गया था। उसने परी को गोद में उठाया और टैक्सी से उतर गई। ड्राइवर ने सामान उतारकर उसके घर के दरवाजे के पास रख दिया तो राधिका ने भी उसके पैसे उसे दे दिए। तभी उसने राधिका और परी के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर कहा, कभी भी इस भाई की जरूरत पड़े तो याद करना। राधिका का मन भावुक हो उठा। उसने बहुत मुश्किल से आंख में उतर आए आंसुओं में को खुद से जब्त करते हुए कहा, जी भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ड्राइवर भी हाथ जोड़कर फिर चला गया। राधिका ने बेल की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर रुक गई। घड़ी में 11 बज रहे थे। उसने बैल पर से हाथ हटाई और पर्स से लिखी चाबी निकालकर दरवाजे में लगा दी। उसने अंदर आकर नींद में डूबी परी को भी धीरे से सोफे पर लिटाया और फिर अपना बैग खींचकर अंदर किया और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बेबी आप बस 5 मिनट यहाँ सो, मम्मा अभी आपके पापा को मिलकर आती है। राधिका ने झुककर सोई हुई परी के माथे को चूमते हुए कहा। देवेंद्र से इतने दिन बाद मिलने की खुशी उसके चेहरे पर छलक रही थी। वो देखना चाहती थी कि अचानक से उसे देखकर देवेंद्र क्या कहता है और फिर उससे पूछती कि देखो मैं अकेली आ गई, कमज़ोर नहीं हूँ। देवेंद्र की आंखों में अपने लिए गर्व देखना चाहती थी। वो चुपचाप दबे पाँव अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो देवेंद्र को सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर अपने रूम के दरवाजे के पास उसके पाँव ठिठक गए। अंदर से किसी के हंसने और खिलखिलाने की धीमी आवाज़ आ रही थी। राधिका के आश्चर्य से भवें सिकुड़ गई और माथे पर बल पड़ गए।
इतनी रात को मेरे कमरे में कौन है? सोचते हुए राधिका ने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों नीचे की जमीन खिसक गई। उसे लगा उसका सर घूम गया हो, जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बड़ी मुश्किल से दरवाजे का सहारा लेकर वो खुद को खड़ी रख पाई। बेड पर सामने उसकी सहेली अंजलि अधनंगी हालत में उसके पति देविंदर के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त थी। देविंदर अपने होश संभालने के बाद राधिका दरवाजे को जोर से धक्का देते हुए चीख पड़ी। दरवाजा धड़ाम की एक तेज आवाज के साथ दीवार से टकराता हुआ पूरा खुल चुका था। राधिका को सामने देख दोनों हड़बड़ा चुके थे। देविंदर अंजलि के ऊपर से हटकर जल्दी से खड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से अटकते हुए उसके शब्द निकले, राधिका तुम। अचानक बेशर्मी को छुपाने के लिए उसे अपनी शर्ट नजर नहीं आ रही थी, तो उसकी नजरें तेजी से इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे जमीन पर पड़ी अपनी शर्ट नजर आई तो उसे जल्दी से उठा लिया और हड़बड़ाहट में पहन नहीं पा रहा था। अंजलि ने जल्दी से खुद को चादर में लपेट लिया था और फटी आंखों से राधिका को देखे जा रही थी, जैसे भूत देख लिया हो। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। राधिका दोनों हाथों से ताली बजाती हुई देविंदर और अंजलि को देखे जा रही थी। वो धीरे धीरे चलती हुई अंजलि के पास पहुंच चुकी थी। अंजलि खुद को चादर में लपेटे हुए ही बिस्तर से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। राधु देखो तो तुम जो सोच रही हो वो वैसा। एक जोरदार थप्पड़ से अंजलि के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे और राधिका उसके सामने गुस्से से लाल आंखें लिए देख रही थी। उसके मुंह से अब शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंखों के रास्ते गुस्सा बहकर बाहर आ रहा था। बोल ना पाने की स्थिति में और अपने आप को रोकने के कारण उसकी सांसें फूलने लगी थी। अपनी गाल पर थप्पड़ पड़ते ही जहां अंजलि गुस्से में तिलमिला गई, उसकी मुट्ठियां कस गई और जबड़े कस गए, वहीं देविंदर झटके से राधिका के पास पहुंच गुस्से से उसे अपनी तरफ घुमाते हुए चीख पड़ा, पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर पागल ना हो जाऊं तो क्या हो जाऊं? एक बार भी तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया, मेरा ख्याल नहीं आया। राधिका ने गुस्से से देविंदर का कॉलर पकड़कर उसे झंझोरते हुए कहा, क्या कमी थी आखिर मुझ में? अगर थी भी तो कहते ना, मैं पूरी कोशिश करती उसे दूर करने की, और अगर फिर भी नहीं कर पाती तो भी कह देते, मैं खुद से ही तुम्हारे रास्ते से हट जाती। पर इस तरह विश्वासघात का छुरा तो ना घोंपते मेरी पीठ पर। राधिका ने रोते रोते अपना सिर देविंदर के कंधे से टिका दिया। उसका कॉलर अब भी उसने अपनी मुट्ठियों में भींच रखा था। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधला चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसके दिमाग की नसें फट जाएगी। राधिका को देविंदर के कंधे से लगे देख पहले से ही गुस्से से तिलमिलाई अंजलि अब बर्दाश्त न कर सकी। उसने वहीं टेबल पर रखा पीतल का गुलदान उठाया और उसने पहले देविंदर को कुछ समझ पाता उससे राधिका के सर पर वार कर दिया। वार इतना तेज था कि राधिका के सर से खून के फव्वारे फूट निकले। उसकी पकड़ देविंदर के कॉलर से छूट गई। अपना एक हाथ सर पर रखते हुए उसने पलटकर देखा तो सामने अंजलि गुलदान लिए खड़ी थी। खून के छींटे उसके चेहरे और चादर पर भी फैले हुए थे। गढ़ा गर्म खून जो कि इतना गाढ़ा था कि लाल न दिखकर काला होने का आभास दे रहा था, बहकर राधिका की आंखों के ऊपर से होते हुए उसके गालों पर बह रहा था, जैसे उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हो और वो अपनी उन्हीं रक्तिम आंखों से अंजलि को देख रही थी। कुछ ही क्षणों में राधिका की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो कटे पेड़ की भांति जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें अभी भी उसे जैसे अंजलि को घूर रही थी। इधर अंजलि अभी भी अपने गुस्से से बाहर नहीं निकल पाई थी और उसी तरह गुलदान हाथ में लिए अभी भी गुस्से से कांप रही थी। राधिका को नीचे गिरते देख देविंदर सख्ते में आ गया। ये क्या किया तुमने? होश में आओ अंजलि। देविंदर ने बुत बनी अंजलि को कंधे से पकड़कर झंझोर दिया। अंजलि भी जैसे ही होश में आई, सामने राधिका को खून से लथपथ देख उसके होश उड़ गए। हाथ से गुलदान छूटकर जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। देविंदर देविंदर ये सब कैसे? मैंने नहीं। देविंदर। अंजलि ने अपना चेहरा देविंदर के सीने में छिपा लिया। डर से उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। देविंदर ने गुस्से से उसे झटक कर अपने से दूर करते हुए कहा, अब क्या मुंह छुपा रही हो? ये सब क्या किया तुमने? अब क्या करेंगे हम? देविंदर गुस्से और टेंशन से कमरे में ही बेचैनी से कभी इधर जाता तो कभी उधर।
उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। थककर वो अपनी कमर पर एक हाथ रखे और दूसरे हाथ की उंगलियों को अपने भाव के उपराते हुए राधिका के पास आकर खड़ा हुआ। फिर उसने अपने पैर को मोड़ते हुए एक घुटने पर बैठ गया और अपनी उंगलियां राधिका की नाक के पास ले जाकर उसकी सांसों को महसूस करने की कोशिश करने लगा। इसकी सांसें अभी चल रही है, उसने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। तो अब क्या? हम लोग, अंजलि ने किसी तरह से हकलाते हुए कहा। चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। भय से अंजलि पीली पड़ चुकी थी। पागल हो गई हो क्या? एक गलती तुम कर चुकी हो, दूसरी से हॉस्पिटल पहुंचाकर मैं करूं। अगर ये बच गई ना तो हम दोनों जेल में होंगे। और जो ये शानदार बंगला गाड़ी जिसमें तुम ऐसो आराम ऐश करती हो ना, सब इसी के बाप का दिया हुआ है। इसका बाप हमें भी स्वर्गवासी बना देगा। देवेंद्र ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तो अब क्या करेंगे हम लोग? डर के कारण अब अंजलि की रुलाई फूट पड़ी थी। उसके हाथ पैर डर की वजह से कांप रहे थे। एक मिनट, अगर ये यहाँ है तो परी कहाँ है? अचानक से देवेंद्र को अपनी बेटी परी की याद आ गई। वो तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगा तो अंजलि चीख पड़ी, मुझे इसके पास अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ अकेले नहीं रुकूंगी। और उसने दौड़ते हुए देवेंद्र की बाह पकड़ ली। जाकर पहले खुद को साफ करो और अपने कपड़े पहनो। बोलते हुए देवेंद्र ने गुस्से से उसका हाथ अपनी बाह से हटाते हुए उसे झिड़क दिया और तेजी से बाहर निकल गया। ड्राइंग रूम में नन्ही सी परी इस बात से अनजान की आज उसके सर से माँ की ममता भरे हाथ हट गए। अब रोने पर उसकी माँ उसे चुप कराने नहीं आएगी। सोफे पर आराम से सो रही थी। उसके मासूम से होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। शायद कोई प्यारा मधुर सपना देख रही थी। देवेंद्र के जाते ही अंजलि डर के मारे जल्दी से अपने कपड़े उठाकर दूसरे कमरे में भाग गई। उसे वहाँ खून से लथपथ पड़ी राधिका को देख बहुत दहशत हो रही थी। उसे सोता देख देवेंद्र वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ा तो राधिका के बैग से टकरा गया। पहले तो वो उसे गुस्से में और जोर से ठोकर मारते हुए आगे बढ़ा, पर फिर तुरंत ही वापस पलटा और बैग लेकर अपने रूम में पहुंचा। अब तक अंजलि भी कपड़े बदल कर आ चुकी थी। देवेंद्र ने कमरे में आते ही जल्दी से उसका बैग खोला और तेजी से उसमें से कपड़े निकालकर बाहर फेंकने लगा। उसका दिमाग और हाथ दोनों ही बहुत तेजी से चल रहे थे। देवेंद्र, पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रहे हो? अंजलि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बौखलाई से देवेंद्र से पूछ रही थी, पर देवेंद्र बिना उसे कोई जवाब दिए अपने काम पर लगा रहा। बैग खाली होते ही वो राधिका के दोनों हाथ पकड़कर उसे घसीटकर बैग के पास ले आया। उसके घसीटे जाने की वजह से राधिका हल्की सी करहा उठी। देवेंद्र, वो अभी भी जिंदा है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जब होश में आएगी तो उसे किसी तरह चुप करा देंगे। कहते हैं किसी का खून पचा पाना आसान नहीं होता। अंजलि ने गुस्से में वार तो कर दिया, लेकिन अब उसका खून देखकर उसके मन में दहशत भर गई थी। आखिर एक साधारण लड़की ही तो थी, कोई प्रोफेशनल किलर तो नहीं थी। जस्ट सेटअप, तुम्हें जो करना था कर लिया। अब जो मैं कर रहा वही सही है। मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं और ना ही अपना ये ऐसो आराम खोना चाहता हूँ। आखिर इसी के लिए तो इससे शादी की थी और इतने समय से इसे झेल भी रहा था। अब तुम्हारी गलती की सज़ा मैं नहीं भुगतने वाला, समझी तुम? अब अपनी बकवास बंद करो और मूर्ति बनकर खड़ी मत रहो, मेरी मदद करो जल्दी। अंजलि के पास भी कोई चारा नहीं था, जेल तो उसे भी नहीं जाना था, तो इसीलिए भी वो देवेंद्र की मदद करने लगी। दोनों ने मिल किसी तरह से उसे बैग में ठूस दिया और बैग बंद कर दिया। राधिका में अब भी कुछ सांसें बाकी थी, पर वो इतनी घायल थी कि विरोध नहीं कर पा रही थी, पर सब सुन और महसूस कर रही थी। परी को याद कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें वो पोंछ भी नहीं सकती थी। उसकी आत्मा तड़प उठी अपनी नन्ही परी के लिए। धीरे धीरे उसको वो तड़प भी शांत हो गई। जल्दी जल्दी दोनों ने फर्श पर फैले खून को साफ किया। उसके बाद दोनों बैग खींचते हुए बाहर आई। ड्राइंग रूम में अंजलि की नज़र सोई हुई परी पर पड़ी तो वो ठिठक गई। देवेंद्र, अंजलि ने डरते हुए परी की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। बाद में देखते हैं, अभी चुपचाप जल्दी चलो, सवेरा होने से पहले इसे ठिकाने लगाना है। दोनों ने जल्दी से बैग को गाड़ी में डालकर पहाड़ की तरफ बढ़ गए। पहाड़ पर से न उन लोगों ने बैग को नीचे फेंक दिया और सुबह होने से पहले ही घर वापस आ गए। दोनों आकर सोफे पर निढाल होकर गिर पड़े। अभी दोनों ने चैन की सांस भी न ली थी कि परी जाग गई। मम्मा मम्मा हूँ। परी के रोने की आवाज़ से दोनों हड़बड़ा गए।
सुनो, जल्दी से इसे चुप कराओ, बाहर किसी को भी इसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देवेंद्र ने परी को उठाकर अंजलि की गोद में डाल दिया। मैं चुप कराऊं? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे बड़ा तजुर्बा है बच्चे पालने का। तुम्हारी बेटी है, तुम चुप कराओ। अंजलि ने चिढ़कर वापस से परी को देवेंद्र की गोद में पटक दिया। इसे उठा पटक में परी का रोना और बढ़ गया तो देवेंद्र ने जल्दी से उठाते हुए इसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। मुझे लगता है इसे भूख लगी है, तुम जल्दी से इसके लिए दूध तो बना सकती हो। देवेंद्र अब चिढ़ चुका था। उसका गुस्सा और चिढ़कर देख अंजलि चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा, सुन लो सुनता है तुमको कहानी, रूठो ना तुम मेरी गुड़िया की रानी। रे मम्मा। नन्ही परी ये गाना सुनकर चुप हो गई और खिलखिलाने लगी थी, क्योंकि राधिका परी को सुलाने के वक्त यही गुनगुनाती थी। सुबह समय पर याद आ गया कि राधिका यही गाया करती थी। इसे सुलाने के लिए पर इसे रोज़ कैसे संभालूंगा, और जब सब पूछेंगे राधिका के लिए तो क्या जवाब दूंगा। देवेंद्र के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। किसी तरह से दोनों ने मिलकर अंजलि को चुप कराया और उसे दूध पिलाकर दोबारा सुला दिया, और खुद भी वही सोफे के पीछे टेक लगाकर अपना सर भी टिका दिया कि तभी अचानक से देवेंद्र का फोन चिल्ला उठा और उसके बजने के साथ ही डर की अंजलि की भी चीख निकल गई। पागल हो गए हो क्या? चीख क्यों रही हो? फोन बज रहा है, बड़ी मुश्किल से तो उसे शैतान को सुलाया है, अब तुम चीख कर रही? फिर से मत उठा दो। देवेंद्र ने अपनी हथेली से अंजलि का मुंह तेजी से बंद करते हुए कहा। फोन पर राधिका के भाई अजीत का नाम फ्लैश हो रहा था। अजीत का नाम देखते ही देवेंद्र के माथे पे पसीने की बूंद चुआ आई। वो फ़ोन लेकर तेजी से अपने कमरे में गया और खुद को संयत करते हुए फ़ोन उठा लिया। हेलो, देवेंद्र ने अपनी आवाज़ को संयत करते हुए धीरे से कहा। जीजा जी कैसे हैं आप? सॉरी जीजा जी, आपको इतनी सुबह डिस्टर्ब कर दिया, पर वो दीदी ने वहाँ पहुंचकर फ़ोन भी नहीं किया। माँ बहुत चिंता कर रही थी, रात को किसी तरह समझा लिया था माँ को, पर अब नहीं मान रही थी। दीदी और परी ठीक से पहुंच गई ना? कब से दीदी का फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। अजीत ने एक सांस में ही सारी बातें बोल दी। दरअसल इस तरह सुबह सुबह उसे फ़ोन करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर बहन की चिंता और माँ के बार बार जिद करने की वजह से उसे करना पड़ा। अजीत द्वारा राधिका के फ़ोन की चर्चा करने पर अब देवेंद्र और चिंतित हो उठा, क्योंकि अभी तक उसका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था कि राधिका का सारा सामान यहीं पड़ा हुआ था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अजीत से क्या कहे। वो तेजी से उन सब सामानों के बीच राधिका का फ़ोन ढूंढने लगा, पर उसे फ़ोन नज़र नहीं आ रहा था। हेलो जीजा जी, हेलो, आप सुन रहे हैं ना? दीदी ठीक से पहुंच गई? देवेंद्र को चुप देख अजीत ने पूछा। हाँ, वो ठीक से पहुंच गई। अभी वो बाथरूम में है। अभी वो बाथरूम में है, मैं बोल दूंगा, उसको बात कर लेगी। हड़बड़ाहट में देवेंद्र किसी तरह अटकते हुए झूठ बोल दिया। क्या बात है जीजा जी, तबीयत तो ठीक है ना? आप हकला क्यों रहे हैं? अजीत देवेंद्र की हड़बड़ाहट और परेशानी को भांपते हुए पूछ बैठा। मैं कहाँ हकला रहा हूँ? वो हाँ, अभी नींद में ही था। तो अचानक से फ़ोन की घंटी से हड़बड़ा गया। ओह अच्छा, सॉरी जीजा जी, बस वो जानना था दीदी और परी ठीक से पहुंच गए या नहीं। आप सो जाइए, दीदी को बोल दीजिए बाद में बात कर लेगी। ओके, बोल दूंगा। बोलते हुए देवेंद्र ने झट से फ़ोन काट दिया। उधर अजीत को देवेंद्र का व्यवहार कुछ तो अटपटा लगा। ना हाय ना हेलो ना हालचाल, कुछ भी नहीं पूछा जीजा जी ने, पर अपने मन का वहम समझ अपनी गर्दन झटक दी उसने। इधर देवेंद्र जल्दी जल्दी राधिका का सामान एक बैग में भरने लगा। किसका फ़ोन था देवेंद्र? और ये सब क्या हो रहा हो तुम? बोलो ना, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अंजलि भी अब तक रूम में आ चुकी थी और देवेंद्र को हैरान परेशान सा देख पूछ बैठी। तुम्हें नहीं मालूम क्यों परेशान हूँ? अब खड़ी क्यों हो? मदद करो मेरी। नहीं, तुम एक काम करो, उसका मोबाइल ढूंढो, जल्दी जाओ, जल्दी करो। देवेंद्र ने उसके बेतुके सवाल से खींच कर कहा। कल से देवेंद्र का बार बार उसे झिड़कना अंजलि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर अभी दोनों ही जब गुनाह में शामिल थे तो ना चाहते हुए भी उसे बर्दाश्त करना ही पड़ रहा था। वो बिना कुछ बोले देवेंद्र के साथ वहीं कपड़ों के बीच ढूंढने लगी। अरे कम अकल औरत, यहाँ तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ, तुम कहीं और जाकर ढूंढो, देवेंद्र ने चिढ़ते हुए उससे कहा। कल से देख रही हूँ तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ना ही मुझे राधिका समझने की भूल करना। पाँव पटकती हुई अंजलि वहाँ से चली गई और जाकर धम से सोफे पर बैठ गई। उसने पास पड़ा कुशन
वो सामान गुस्से में नीचे फेंक दिया। एक बार तो उसे गुस्से की वजह से उसका ध्यान नहीं गया, फिर अचानक से उसकी आंखें फैल गई। सामने राधिका का पर्स पड़ा हुआ था। उसने झट से उसे उठाया, टटोलने लगी। पर्स के अंदर ही उसे मोबाइल और राधिका का क्रेडिट कार्ड मिल गया। उसने जल्दी से कार्ड को अपने पास छुपाया और मोबाइल लेकर भागती हुई देविंदर के पास पहुंच गई। देविंदर, देखो मिल गया मोबाइल। उसने मोबाइल देविंदर की तरफ बढ़ा दी। देविंदर ने भी झटके से मोबाइल उसके हाथ से लेकर उसे देखने लगा, पर वो ऑफ था। देविंदर ने उसे जल्दी से ऑन किया। अजित के काफ़ी सारे मिस कॉल पड़े हुए थे। थोड़ी देर सोचने के बाद देविंदर उस पर फटाफट से कुछ टाइप करने लगा और फिर जल्दी से उसे अपने फ़ोन में सेंड कर राधिका का फ़ोन फिर से स्विच ऑफ कर दिया। देविंदर के साथी दिमाग ने खुद को बचाने का कोई तो प्लान बना लिया था। इन सब चीज़ों में बहुत देर हो चुकी थी। उसने घड़ी देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे। देवेंद्र जल्दी से तैयार होकर राधिका का सारा सामान लेकर ऑफिस निकल गया और जाते जाते अंजलि को परी का ध्यान रखने के लिए बोल गया। ऑफिस के रास्ते में ही उसने एक सुनसान जगह देखकर वहां बह रहे गंदे नाले में राधिका का सारा सामान फेंक दिया। जाने से पहले उसने आसपास देखकर उसने तसल्ली कर ली कि उसे कोई देख तो नहीं रहा, और फिर बड़े इत्मीनान से अपने ऑफिस पहुंचकर अपने काम में लग गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। हालांकि काम तो बस दिखावे के लिए कर रहा था। उसका दिमाग तेजी से खुद को बचाने का प्लान बना रहा था। इधर घर में अंजलि परी को संभालने में परेशान हो चुकी थी। परी कभी भूख से तो कभी माँ को ढूंढते हुए बस रोई जा रही थी। रात भर जागने और बाकी की भागा दौड़ी के कारण अंजलि बुरी तरह थक चुकी थी। वो सोना चाहती थी पर परी के कारण सो नहीं पा रही थी। चिढ़कर उसने जैसे ही परी को चुप कराने के लिए गोद में उठाया, परी ने उस पर अपने दस्तखत कर दिए। एक दिन पहले का पहना हुआ डायपर भी अब जब संभाल ना सका और उसने सब बाहर उगल दिया। अंजलि के कपड़े पीले रंग से रंग गया। बदबू से अंजलि के बिगड़े चेहरे को देख परी मुस्कुराने लगी, जैसे कह रही हो कि मैंने अपनी माँ के साथ तुम्हारे किए का बदला ले लिया, तुम इसी लायक हो। घिन और बदबू की वजह से अंजलि को उबकाई आ गई और उसको बर्दाश्त से बाहर हो गया। उस पर से मासूम परी का मुस्कुराना उसके गुस्से और को भड़का गया, तो उसने गुस्से में नन्ही सी परी के गाल पर अपनी 5 उंगलियां छाप दी और उसे सोफे पर पटक दिया। परी बिलक बिलक कर रोने लगी। अंजलि गुस्से से बाथरूम की तरफ बढ़ी, तभी उसे लगा कि किसी ने उसे जोर का धक्का दिया और वो मुंह के बल गिरी। चोट लगने की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगा। अंजलि ने जल्दी से पलटकर पीछे देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। डर की से अंजलि की हालत खराब हो गई। के कौन कौन किसने धक्का दिया मुझे? बड़ी मुश्किल से उसकी हलक से आवाज़ निकली, पर जवाब नहीं मिला उसे। पूरे घर में बस परी के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। बहुत देर तक वो उसी तरह बैठी डरी सहमी नज़रों से इधर उधर देखती रही, पर कोई भी नज़र नहीं आया। उसे तो उसने खुद से ही कहा, तू ज़्यादा सोच रही है अंजू, कोई भी नहीं यहाँ तेरे सिवा। देविंदर भी तो कब का चला गया, लगता है पूरी नींद नहीं होने का असर है। मेरा पैर इस चेयर में फंस गया था, हाँ यही हुआ होगा, हाँ हाँ यही हुआ। अंजलि खुद को तसल्ली देकर उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उफ, कितनी चोट लगी, उसने आईने में देखते हुए डेटोल से अपनी चोट को साफ करते हुए कहा। अंजलि आईने में देख अपनी चोट को डेटोल से साफ कर रही थी, तभी अचानक से उसकी नज़र आईने में पीछे खड़े किसी साए पर गई, तो डरकर तेजी से पलटकर अपने पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने दोबारा से मिरर में देखा, अब वहाँ भी कोई नहीं था। अंजलि खुद को समझाने लगी कि ये सब वहम है, नींद पूरी नहीं होने की वजह से उसे हेलुसिनेशन हो रही है। पर वो कितना भी खुद को समझा रही थी, उसके अंदर डर अपना पैर पसार रहा था। जल्दी जल्दी वो खुद को साफ कर और कपड़े बदल कर बाहर निकल गई। अभी अपने कमरे में ही थी कि अचानक से उसे लगा जैसे कोई गाना गा रहा हो, रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा, सुन लो सुनाती हूँ तुमको कहानी, रूठो ना तुम मेरी गुड़ियों की रानी, रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा। गाने की आवाज़ सुनकर अंजलि हॉल में आ गई थी। वहाँ परी एक तरफ देखकर बहुत खिलखिलाकर हंस रही थी, जैसे उसके सामने कोई हो, पर अंजलि को कोई नज़र नहीं आ रहा था और ना ही उसे गाने की आवाज़ आ रही थी। अचानक से परी खिलखिलाना बंद कर दिया और अचानक से उसकी गर्दन 180 डिग्री में अंजलि की तरफ घूम गई। उसका चेहरा जो मासूमियत से भरा था, अचानक से अंजलि को बहुत विभत्स दिखने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके सर से भी खून की धार निकलकर उसके आंखों से होते हुए गालों पर बह रही हो। होठों पर एक डरावनी सी मुस्कान फैली हुई थी। उसे देख पहले से डरी हुई अंजलि की चीख निकल गई
और वहीं डरकर अपने होश खो बैठी। शाम को जब अंजलि को होश आया तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। परी उसके बगल में लेटी हुई है, अपने हाथ पैर हिलाकर खेल रही थी। परी को देखकर वह हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उतरकर भागी। तभी सामने से पानी दबा और परी के लिए दूध लेकर आते देवेंद्र से टकरा गई। खौफ उस पर इस कदर हावी था कि देवेंद्र को भी नहीं पहचान पाई और डर कर जोर जोर से चीखने लगी। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, माफ़ कर दो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे। अंजलि लगातार चीखे जा रही थी। देवेंद्र उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। जब वो फिर भी नहीं संभली तो उसने उसने उसे होश में लाने के लिए एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये तमाचा अंजलि को होश में लाने के लिए काफ़ी था। अब उसकी नज़र देवेंद्र पर पड़ी तो वो रोते हुए उससे लिपट गई। देवेंद्र, वो वापस आ गई है, वो हम लोगों को मार डालेगी, वो आ गई है देवेंद्र। अंजलि रोते रोते यही रटे लगाई जा रही थी। कौन आ गई है? कौन हमें मार डालेगी? क्या बोले जा रही हो? चलो बैठो यहाँ शांति से। देवेंद्र उसे वापस बिस्तर पर बैठा देता है तो परी को देखकर वो उससे छिटक कर दूर अलमारी से सटकर खड़ी हो जाती है। तुम समझ नहीं रहे हो देवेंद्र, इसकी माँ राधिका वापस आ चुकी है। वो मरी नहीं, वो वापस आ गई है अपना बदला लेने, वो छोड़ेगी नहीं हमें। अंजलि डर से थरथराती हुई परी की तरफ उंगलियों से इशारा करते हुए बोल रही थी। उसका शरीर डर की वजह से बुरी तरह से कांप रहा था और आंखों से आंसू निकल रहे थे। संभालो खुद को, राधिका मर चुकी है, आज सुबह ही तो उसे खाई में फेंक कर आई है, और अगर इसी तरह से तुम चीखती चिल्लाती रही तो बहुत जल्दी हमें वो तो नहीं मारेगी पर जेल के डंडे जरूर पड़ेंगे। देवेंद्र ने उसे कंधे से पकड़कर झकझोर दिया। देखो तुम शांत हो जाओ, तुम बुखार की वजह से शायद बेहोश हो गई थी। लो, मैं ये पानी और दवा लेकर आया हूँ, चलो इसे खाओ और आराम करो। दरअसल ऑफिस में मन नहीं लगने के कारण देवेंद्र आज जल्दी निकल गया था। घर पहुंचकर जब कई बार घंटी बजाने पर भी अंजलि ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने अपनी चाबी से लॉक खोला और गुस्से में अंजलि को आवाज़ लगाता हुआ अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि जब तक राधिका थी उसके घंटी बजाने से पहले ही ना जाने कैसे उसे एहसास हो जाता था और वो दरवाज़ा खोल अपनी प्यारी सी मुस्कान से उसका स्वागत करती थी। इसीलिए आज उसे इतनी देर बाहर खड़ा होना अखर गया और पहले से ही परेशान होने की वजह से गुस्से से भर गया। परी अभी लगातार भूख और गंदगी की वजह से रोए जा रही थी। देवेंद्र बहुत देर तक अंजलि को गुस्से में आवाज़ देता रहा, पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही अपना सामान साइड में रखकर किसी तरह से परी को साफ कर उसके कपड़े बदलवाए। ये सब करते समय उसे शिद्दत से राधिका की याद हो आई, क्योंकि उसके रहते उसे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी थी कभी। और जब तक परी की सफाई करता रहा अंजलि को उसने ढेरों गालियां मन ही मन देता रहा। कामचोर औरत, एक बच्ची का ख्याल रखने को बोला था, वो भी नहीं हुआ उससे, पता नहीं कहाँ जाकर मर गई। परी को भी गुस्से से देखता हुआ बोला, अच्छा होता तुझे भी तेरी माँ के साथ ही फेंक देता, साला ये सब तक नहीं करना पड़ता। पर अभी नहीं, चिंता मत कर, जल्दी ही तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगा। बोलते हुए इसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और परी देवेंद्र के पीछे देखकर बस मुस्कुराई जा रही थी। परी को खिलौने देकर उसे किसी तरह चुप कराकर बैठाया और खुद किचन में उसके लिए दूध और खुद कुछ खाने के लिए लेने गया। सुबह से भूखे होने की वजह से उसे भी तेज भूख लगाई थी, पर जब किचन में उसे खुद के खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो अंजलि के लिए एक और भद्दी गाली निकल गई। साली ने खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया, कहीं सब कुछ समेट कर रफू चक्कर तो नहीं हो गई पीछे से। 2-4 बिस्किट चबाता है और सोचता हुआ देवेंद्र किचन से बाहर आया तो उसे अंजलि की टांगें दिखी डाइनिंग टेबल के पीछे। जाकर देखा तो उसे वहाँ बेहोश नजर आई। वो तेजी से उसके पास पहुंचा। अंजलि, अंजलि क्या हुआ, उठो। देवेंद्र उसे हिलाता हुआ बोल रहा था, पर अंजलि को होश कहाँ था। छूने की वजह से देवेंद्र को समझ आ गया था कि इसे तो बहुत तेज बुखार है, तो उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और खुद दवा पानी लेकर आया था। अब जब अंजलि होश में आई थी, अंजलि को शांत कर उसने दवा खिलाई और परी की दूध की बोतल उसके मुंह से लगा दी। अंजलि को दवा देकर सुलाया, उसके बाद खुद के लिए मैगी बनाई और अभी खाने ही जा रहा था कि उसका फ़ोन घनघना उठा और उसकी आवाज़ से डर कर उसके हाथ से फोर्क नीचे गिर गया। परी भी घुटनों के बल चलती हुई उसके पास आ गई और देवेंद्र के पैरों के पास पड़ी बैठी खेल रही थी, पर देवेंद्र का ध्यान अपने फ़ोन पर चमकते अजीत के नाम पर था, इसीलिए उसने परी को आते नहीं देखा था। थोड़ी देर फ़ोन करके को घूरने के बाद उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो जीजा जी, वो सुबह से माँ परेशान हो रही है, दीदी का कोई फ़ोन नहीं आया अभी तक और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है, आप एक बार दीदी से बात करवा दो ना। अजीत की घबराई हुई आवाज़ उधर से आई।
तो अपनी बहन को लगाओ फ़ोन, मुझसे क्या पूछते हो? देवेंद्र ने गुस्से से चीखते हुए कहा। जीजा जी, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? कोई बात हुई है क्या? बोलो ना जीजा जी, मुझे चिंता हो रही है। अजीत देवेंद्र के इस तरह बोलने से घबरा उठा। भाग गई तुम्हारी बहन अपने यार के साथ, मेरी बच्ची को यहाँ घर में अकेले छोड़कर भाग गई बेशरम औरत। देवेंद्र ने जहर उगला। जीजा जी, जुबान संभाल कर बात कीजिए। दीदी यहाँ से सिर्फ आपके पास जाने के लिए इतने दिन पहले निकल गई थी और आप कह रहे हैं कि वो भाग गई। हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा कहने की? गुस्से में अजीत भी उधर से चीख पड़ा। तभी एक चीख देवेंद्र के मुंह से भी निकली। फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। दरअसल नीचे पड़ा हुआ फोर्क परी ने उसके पैर में पूरी तरह से घोंप दिया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर ये काम करवाया हो, क्योंकि फोर्क पूरी तरह से उसके पैरों में धंसा हुआ था। दर्द की एक तीव्र लहर उसके पैर शरीर में दौड़ गई थी। उसने गुस्से में झुककर जैसे ही परी को मारना चाहा, उसे लगा जैसे परी अचानक से जगह से खिसक गई और उसका हाथ बस हवा में लहरा कर रह गया। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ तो उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर के खोली तो परी को अपनी ही जगह पर पाया, पर अब उसके पैर से बहते हुए खून को दर्द की वजह से उसका सर घूम रहा था। वो किसी तरह से लंगड़ाता हुआ फर्स्ट एड बॉक्स तक पहुंचा और अपनी मरहम पट्टी की। परी अभी भी वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी। मरहम पट्टी कर और दर्द की दवा लेकर देवेंद्र भी लंगड़ाते हुए किसी तरह अपने कमरे में पहुंच गया और वहीं सोई हुई अंजलि के बगल में ही निडाल सा गिर गया। थोड़ी ही देर में दवा के असर से उसे भी नींद आ गई। नन्ही परी भी रोते रोते वहीं फरस पर ही सो गई। पूरे दिन भर के उसे ढंग से ना ही दूध मिला और ना ही कुछ खाने को। माँ को पुकारती और फिर सुनी आंखों से यहाँ वहाँ देखती, पर बेचारी ये कहाँ जानती थी कि माँ का आंचल तो उसके सर से कल रात ही छिन गया था। नन्ही सी जान में अब तो शायद इतनी भी ताकत नहीं थी कि रो सके। नींद में ही माँ को याद कर सुबह उठती। गोर नरम गाल आंसुओं के निशान से काले से दिखने लगे थे। कल तक माँ की नरम गोद में सोने वाली आज माँ की गोद को तरसती बेचारी सख्त जमीन पर सो रही थी। ना कोई उसे लोरी सुनाने वाला था, ना अपनी बाहों में झूला झुलाने वाला। आज किसी को भी उसकी कोई फिक्र नहीं थी। तभी अचानक से एक खिड़की खुली और एक ठंडी हवा का झोंका परी को सहला गया। इस एहसास से परी का सुबकना कम हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा परी के बालों को सहला रही हो और आंसुओं से भीगे उसके गालों को छू उसे प्यार से थापक रही हो। परी के लिए जैसे कोई जाना पहचाना एहसास हो। वो अब नींद में ही मुस्कुरा रही थी। दवा के असर से अंजलि और देवेंद्र गहरी नींद में सो रहे थे। वातावरण में अजीब खामोशी और निर्वता छाई हुई थी। सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही थी जो इस सन्नाटे को भंग कर रही थी। कमरे में इतना अंधेरा था कि अमावस्या की रात होने का भ्रम हो रहा था। रात के तीसरे पहर रहा होगा जब अचानक से गहरी नींद में सोई अंजलि को किसी ने पैर से पकड़कर नीचे खींच लिया। अंजलि हड़बड़ाकर उठ गई। उसका दिल दोगनी की तरह धड़ धड़क रहा था। सांसें किसी तेज रफ्तार इंजन की तरह बिना रुके बस भागे जा रही हो। फटी फटी आंखों से वो अंधेरे में ही देखने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक पसीने की बूंद उसकी कनपटी से होते हुए इसकी गर्दन पर फिसलती चली गई। तभी उसे लगा कि ठीक उसके बगल में कोई खड़ा है। तभी उसे अपनी गर्दन पर एक फूंक महसूस हुई, जैसे कोई उसे पसीने की बूंद पर फूंक मार रहा हो। वो चिल्लाना चाहती थी, देवेंद्र को आवाज़ लगाना चाहती थी, पर लगा जैसे उसकी जुबान तालू से चिपक गई हो। लाख कोशिशों के बाद भी उसकी हलक से आवाज़ नहीं निकली। वो धीरे धीरे दूसरी तरफ को खिसकने लगी तो देवेंद्र से टकरा गई और उसके साथ ही उसकी अटकी हुई चीख भी उसके गले से बाहर निकल गई। उसकी चीख से हड़बड़ाकर देवेंद्र भी उठ गया। क्या 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 हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? देवेंद्र ने अपनी उखड़ती सांसों को काबू करते हुए बेड के बगल में रखे नाइट लैंप को ऑन कर दिया। कमरे में थोड़ी लाइट होते ही अंजलि की जान में जान आई और देवेंद्र को देखकर डर के मारे उसे लिपटकर फपक पड़ी। देवेंद्र, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता है तुम्हें, अभी किसी ने मेरा पाँव पकड़कर खींच लिया। अंजलि उसके सीने से लगी बोल रही थी, पर उसकी भय और आंसुओं से भरी नजरें अभी भी कमरे में इधर उधर किसी को तलाश कर रही थी, जैसे कोई छुपा हुआ हो और वहाँ अभी उसे मारने के लिए सामने आ जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो? कोई नहीं है यहाँ सिवाय हम दोनों के। देवेंद्र ने चिढ़कर अब उसे कंधे से पकड़कर अलग करते हुए कहा, पर अंजलि इतनी डरी हुई थी कि वो फिर से उसके सीने पर से जा लगी। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। आज सुबह से क्या क्या हुआ है तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। वो राधिका वापस आ चुकी है। फिर अंजलि ने अपने
साथ घटी एक एक घटना उसे बताती चली गई। तभी जैसे उसे कुछ याद आया हो, वो परी कहाँ है, मैं सब जानती हूँ, वो उसी की वजह से वापस आई है। मैंने उसे जब मारा था तभी उसने मुझे जोर से धक्का दिया था। चुप, बिल्कुल चुप, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, देवेंद्र ने गुस्से से डांटते हुए कहा। और अगर ये सब उस आफत की पुड़िया परी की वजह से हो रहा है तो उसे भी उसकी माँ के पास जल्दी ही भेज दूंगा। बस ये सब कुछ एक बार अपने नाम करवा लूं। उस दुष्ट बुढ़े ने पहले से अपनी बेटी के नाम पर कर रखा है और बड़ी चालाकी से उसमें लिख दिया है कि अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो उसके बाद सब कुछ उसकी नवासी के नाम हो जाएगा, वरना सब किसी ट्रस्ट में चला जाएगा। हरामी साला, सोचा था किसी तरह से राधिका को बहला फुसलाकर सब कुछ अपने नाम करा लूँगा, इसीलिए उसे इतने सालों से झेल भी रहा था, पर तूने सारा खेल खराब कर दिया। देवेंद्र ने गुस्से में एक मुक्का बेड के सिरहाने पर मारा जो कि लोहे का बना हुआ था और खुद ही दर्द से तिलमिला गया। चलो छोड़ो मुझे और चुपचाप सो। एक तो उस पिल्ली ने पहले ही चलने लायक नहीं छोड़ा और अब तुम अलग दिमाग मत खाओ। देवेंद्र लाइट ऑफ कर खुद करवट लेकर फिर से लेट गया। अंजलि भी अपनी चादर को पूरा ऊपर तक खींचकर दोनों हाथों से कसकर पकड़े किसी तरह से लेट तो गई, पर डर के मारे आंखें बंद नहीं कर सकी थी। पर नींद के आगे किसका बस चलता है। थोड़ी देर में ही उसके पलकें भारी होने लगी और वो सो गई। अभी कुछ ही देर हुआ था कि उसे गो गो की आवाज़ अपने बगल से सुनाई दी, जैसे किसी का गला दबने के लिए निकल रही हो आवाज़। वो फिर से हड़बड़ा कर उठ बैठी और जल्दी से लैंप ऑन किया तो देखा देवेंद्र अपने गले को पकड़े बुरी तरह से छटपटा रहा है और ये आवाज़ वहीं से आ रही थी। तभी उसकी नज़र सामने लगे आदमकद आईने पर पड़ी और जो वो उसमें उसे दिखाई दिया उसके रोंगटे खड़े करने और होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। देविंदर, देविंदर, क्या हुआ तुम्हें देविंदर? अंजलि देविंदर का हाथ उसके गले से हटाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने रखे आईने पर पड़ी और वो अपनी जगह बर्फ की तरह जम गई। उसकी फटी फटी आंखों में खौफ के साए नजर आ रहे थे। दहशत उसकी नसों में दौड़ती चली गई। शीशे में राधिका देविंदर के सीने पर बैठी अपने दोनों हाथों से उसका गला दबा रही थी। उसके बाल से पूरा चेहरा ढका हुआ था और बालों के बीच से उसका कहीं सफ़ेद तो कहीं रक्त से सना चेहरा झांक रहा था। देवेंद्र अपने पांव पटकते हुए बहुत बुरी तरीके से छटपटा रहा था। अपने हाथों से वो अपने गले को कसे राधिका के हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था, पर हटा नहीं पा रहा था और राधिका के उसके ऊपर बैठे होने के कारण अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ये सब देख अंजलि दहशत से हिल भी नहीं पा रही थी अपनी जगह से और ना ही उसके गले से कोई आवाज़ निकल पा रही थी। तभी राधिका ने धीरे से अपनी गर्दन एक ओर झुकाते हुए बगल में बैठी अंजलि की तरफ देखा। उसकी रक्ती आंखें अंजलि को गुस्से से घूर रही थी। फिर अचानक से उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान तैर गई। एक सर्द लहर अंजलि के सर से पांव तक दौड़ गई। राधिका को अपनी तरफ देख वो पीछे की ओर खिसकने लगी तो बेड से सीधा जमीन पर गिर पड़ी। वो उसी तरह बैठे बैठे ही पीछे खिसकती जा रही थी। वो लग रहा था जैसे कुछ बोलना चाह रही हो, पर जुबान तालू से ऐसी चिपक गई थी, बस होठ थरथरा कर रह गए, पर आवाज़ नहीं निकली। उसके पैरों ने साथ देने से इनकार कर दिया। खड़े होने की कोशिश में वो बार बार जोर लगाती, पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखें अभी भी राधिका पर ही केंद्रित थी कि अचानक से राधिका उसके सामने से गायब हो गई और देवेंद्र खांसते हुए खुद को संभालने लगा। अंजलि तेजी से राधिका को कमरे से इधर उधर देखने लगी कि तभी उसे अपनी पीठ पर किसी की सांसों का एहसास हुआ। अंजलि की डर से घिग्गी बंध गई। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पलटकर अपने पीछे देख ले। डर के उससे अपनी आंखें कसकर मींच ली और वो बुरी तरह से थरथरा रही थी। उसने धीरे से अपनी एक आंख खोलकर देखने की कोशिश की तो बग से उसकी दोनों आंखें खुल गई, क्योंकि सामने राधिका पालथी मारकर बैठी हुई थी, उसे घूर रही थी। अंजलि ने किसी तरह से अपने थरथराते हाथ राधिका के सामने जोड़े। कुछ कहने के लिए उसके होठ हिले, पर कोई आवाज़ बाहर नहीं निकली। बस थूक का एक बुलबुला बनकर फूट गया। हिलते होठों से लगा जैसे कह रही हो, माफ़ कर दो मुझे। तभी राधिका ने बहुत डरावनी आवाज़ में कहा, माफ़ कर दूँ तुम्हें? जिसने मेरी पीठ में विश्वासघात का छुरा घोंप दिया, उसे माफ़ कर दूँ? मेरी मासूम सी बच्ची पर हाथ उठते ही जिसे शर्म नहीं आई, उसे माफ़ कर दूँ? गुस्से के कारण उसकी आवाज़ और भयानक होती जा रही थी और जितना वो बोल रही थी उतनी ही तेज़ी से अपनी जगह पर आगे
पीछे हिल रही थी। मेरी फूल सी नाजुक सी परी बेचारी भूख से तड़प रही है। मेरे जिगर का टुकड़ा जिसे आज तक मैं अपनी गोद में अपनी बाहों में सुलाती थी, आज भूखी प्यासी जमीन पर सो रही है और मैं बेबस लाचार उसे अपने सीने से भी नहीं लगा सकती। बोलते बोलते राधिका सिसकने लगी। और ये सब हुआ है तुम दोनों की वजह से। एक माँ को उसकी दूध मुई बच्ची से अलग कर दिया, आज तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अचानक से राधिका गुस्से से चिल्लाती हुई बोली और उसने अंजलि को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू किया। अंजलि अपनी बालों को पकड़े खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, बस उसके पीछे घिसटती चली गई। राधिका ने उसे परी के पास ले जाकर पटक दिया। देख मेरी मासूम सी परी का क्या हाल कर दिया तुम लोगों ने, गुस्से से राधिका गरजते हुए बोली। और फिर एक जोर का थप्पड़ अंजलि के गालों पर पड़ा, जिसके कारण वो लगभग उड़ती हुई ही सामने की दीवार से जा टकराई। उसके सर और नाक से खून की धार फूट निकली। अब तक देविंदर भी संभल चुका था और समझ भी चुका था कि उन लोगों का जिंदा बचना मुश्किल है। वो तेजी से अपने कमरे से निकलकर भागते हुए मेन डोर की तरफ लपका, पर उसके दरवाजे पर पहुंचने से पहले राधिका वहां खड़ी थी। उसे देख देविंदर उल्टे पांव भागता। उससे पहले ही राधिका ने उसके गर्दन पकड़कर हवा में उठा दिया था। उसके पांव हवा में लटक रहे थे और वो खुद छुड़ाने के लिए मछली की तरह झटपटा रहा था। अचानक से राधिका ने उसे उठाकर दीवार पर दे मारा और वो अपना घूमता हुआ सर थाम वहीं बैठ गया। तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरी बच्ची को मारेगा, मेरी बच्ची को। इससे पहले देविंदर संभल पाता, टेबल पर रखा गुलदस्ता उड़कर उसके सर पर जा लगा। चोट इतनी तेज थी कि उसका सर फट गया और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। माफ़ कर दो मुझे राधिका, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो तुम्हें मैंने नहीं, इस अंजलि ने मारा था। हाँ हाँ, इसी ने तुम्हें मारा था, मैंने नहीं। अंजलि की तरफ इशारा करते हुए किसी तरह हकलाते हुए देविंदर अपने प्राणों को बचाने की कोशिश कर रहा था। नीच इंसान खुद को बचाने के लिए अपने गुनाह उस पर थोप रहा है। हा हा हा, एक तेज कह कहा पूरे घर में गूंज उठा। उसने तो बस चोट पहुंचाई थी, पर तुम मुझे बचाने की जगह जिंदा ही बैग में भरकर मुझे मार डाला। एक बार भी तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ। तुम चाहते तो आज मैं जिंदा होती, अपनी परी के पास होती। आज तुम्हें अपने दर्द का एहसास करवाती हूँ। राधिका ने टेबल पर रखे चाकू की तरफ देखा और वो उड़ता हुआ देविंदर के हाथों में धंस गया। दर्द से देविंदर की चीख निकल गई। वो अपने हाथ को संभाल ही रहा था। वो चाकू उसको बारी बारी से उसके पूरे शरीर को काटता जाता और हर घाव पर वो चीखता चला जाता। राधिका अपनी परी के पास बैठ उसे सहला रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभी उसका भयावह रूप एक ममतामयी माँ में बदल चुका था। वो बार बार झुककर परी को चूम लेती। राधिका को भावुक देख एक बार फिर देविंदर ने वहां से निकलने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य रस्सी उसके पैरों में लिपट गई हो और उसे वापस घसीटती हुई राधिका के सामने ले आई। राधिका वापस अपने खौफनाक रूप में आ गई थी। उसने उसे बालों से पकड़कर अपने सामने सीधा खड़ा किया और अपनी हथेली उसके चेहरों पर रखकर सर को दीवार से टकरा दिया। 1 2 3 4 5 6 और जब तक टकराती रही, जब तक उसका सर किसी तरबूज की तरह फटकर बिखर नहीं गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर भोर का उजाला फैल रहा था। घंटी लगातार बजती जा रही थी, पर खोलने वाला कोई था ही नहीं तो खोलता कौन। तभी धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूट गया। अजीत और राधिका की माँ पुलिस वालों के साथ घर के अंदर दाखिल हुए और वहाँ का नज़ारा देख सबकी आंखें खौफ से फैल गई। परी की नानी की नज़र जब परी पर पड़ी तो वो दौड़कर उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। भूख और प्यास से परी भी बेहोश हो चली थी। उन्होंने परी को कलेजे से लगा लिया। उनकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। पुलिस वाले सभी चीज़ों का मुआयना कर रहे थे। तभी एक गार्ड ने अंजलि को चेक कर कहा, सर इसकी सांसें अभी भी चल रही है, कुछ सालों बाद। देखिए सर, हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, पर आपकी बहन का कुछ पता नहीं चला। ना ही ये पता चला कि इन सब का ऐसा हाल कैसे हुआ। वो लड़की जो इस हादसे में बच गई थी वो मेंटल असाइलम में है और अपनी आवाज़ खो चुकी है। वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं। किसी को भी समझ नहीं आया कि इतनी बेरहमी से किसने इन्हें मारा और ये बच्ची कैसे बच गई। ना ही आपकी बहन राधिका के बारे में कोई सुराग ही मिला। इसीलिए सर अब इस फाइल को हम लोग बंद कर रहे हैं। हाँ, अगर कभी वो लड़की ठीक हुई
और उसने कुछ बताया तो हम दोबारा इस फाइल को ओपन जरूर करेंगे। क्या हुआ अजीत, कुछ पता चला? राधिका की माँ ने पूछा। नहीं माँ, कुछ पता नहीं चला। अब तो उन लोगों ने फाइल भी क्लोज कर दी। पता नहीं उस कमीने ने दीदी के साथ क्या किया। अजीत अपने जूते उतारते हुए बोला। राधिका की माँ ने अपने आंचल से छलक आए आंसुओं को पोंछते हुए अजीत के लिए पानी लाने को किचन में चली गई। तभी अजीत ने देखा परी लोन में किसी से हंसकर अपनी तोतली जुबान में बातें कर रही है। अजीत जब वहां पहुंचा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने परी को गोद में उठाते हुए पूछा, किससे बात कर रहा था मेरा बच्चा? परी ने भी मुस्कुराते हुए अपनी तोतली जुबान में कहा, मम्मा। अजीत तेजी से इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि राधिका आ गई, पर कोई नहीं था। तभी एक हवा का झोंका अजीत के बालों को सहला गया और अजीत इस स्पर्श से अजीब से एहसास से भर उठा। उसकी आंखों से आंसू झिलमिलाने लगे तो उसने परी को अपने सीने से लगाया और घर की तरफ बढ़ गया। परी उसके कंधे से लगी मुस्कुराते हुए हाथ हवा में लहरा रही थी, जैसे किसी को बाय कर रही हो।